co-powered by Techno। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ खाते के नियम बदल गए हैं और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम लोगों का काफ़ी फेवरेट निवेश रहा है। तो ये बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाला है और ये नियम किस तरह से लागू होंगे और आपके पीपीएफ अकाउंट पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मनी 9, मैं हूं प्रियंका संभव। वैसे अगर आपने माइनर बच्चे के नाम से पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है तो इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। केवल जानिए ही नहीं बल्कि इन्हें समझिए ही। साथ ही में अगर एनआरआईज के भी जो पीपीएफ अकाउंट है उन पर भी इन नियमों का असर पड़ने वाला है। तो इसे डिटेल में समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा। थैंक यू सो मच अमित। मुझे लगता है पीपीएफ जैसा जो निवेश है वो हम लोग का काफी फेवरेट बहुत समय से रहा है और इस पर बात करना जरूरी है। आपने वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया। अमित, मैं आपसे अपने सवाल पूछूं उससे पहले जो चेंजेस हुए हैं उनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो 3 चेंजेस हुए हैं और पहला चेंज जो हुआ है, जैसा कि मैंने अभी कहा, माइनर यानी नाबालिग के पीपीएफ खाते में क्या बदलाव हुआ है ये देखिए। अब नाबालिग के पीपीएफ खाते में पेरेंट्स का नाम अनिवार्य और जरूरी। अगर पेरेंट का नाम नहीं है तो ऐसे अकाउंट को अनियमित खाता यानी इर्रेगुलर अकाउंट माना जाएगा और ऐसे इर्रेगुलर पीपीएफ अकाउंट में पीपीएफ का ब्याज नहीं मिलेगा बल्कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का कम ब्याज मिलेगा। साथ ही में इसकी मैच्योरिटी लिमिट भी कैसे बढ़ेगी ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं जो दूसरा नियम बदला है। कोई व्यक्ति एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट नहीं रख सकता है, यानी सरकार मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट को रखने से डिस्करेज कर रही है। अगर ज्यादा खाते हैं तो आपका जो पहला खाता है उसे प्राइमरी खाता माना जाएगा या आप आइडेंटिफाई करेंगे कि देखिए ये मेरा प्राइमरी खाता है और प्राइमरी खाते पर ही ब्याज मिलेगा और एडिशनल खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जीरो इंटरेस्ट। ये है दूसरा चेंज। अब बात तीसरे बदलाव की। अगर पीपीएफ खाता धारक एनआरआई बन गया है तो 1 अक्टूबर से जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलने वाला है। तो अगर एक नज़र में मैं देखूं जो चेंजेस किए गए हैं उसमें यह नज़र आ रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि आप मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट खोलें। आप माइनर के नाम से भी अपने अकाउंट जो हैं वो ज़्यादा अकाउंट ना खोलें। तो मल्टीपल अकाउंट्स पर चोट है। एनआरआईज अगर पीपीएफ खाता होल्ड करते हैं तो सितंबर 30 के बाद उनके इस अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। तो इन सारे नियमों को आपको कैसे समझना चाहिए? अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको क्या चेंज करना है? अमित कुकरेजा जी को मैं वापस लेकर आती हूँ। अमित, माइनर पीपीएफ के अकाउंट में जो नियम बदले, बहुत कंफ्यूजन भी रहा। सर्कुलर आया, उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया कि भाई इर्रेगुलर अकाउंट, पहले लगा कि ये शायद ब्लैंकेटली सारे ही माइनर अकाउंट्स पर, ऐसा नहीं है। जो इर्रेगुलर अकाउंट होंगे और इर्रेगुलर अकाउंट को जरा से समझाइए और इस बदलाव के पीछे आप क्या रीजन देख रहे हैं अमित? देखिए, सबसे बड़ा रीजन इस चेंज का, इस बदलाव का ये है कि पूरा सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए। कोई भी ऐसा लूप होल जो फैमिलीज मिस यूज कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, हम एक टर्म यूज करते हैं मनी म्यूल। लोग फैमिली मेंबर्स को मनी म्यूल बना के टैक्स इवेजन करते हैं या इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं। तो इससे आपका कंप्लायंस अच्छा हो जाएगा, रूल्स बहुत सिंपल हो जाएंगे। एडॉप्शन में किसी भी तरह का लालच नहीं होगा। लालच एक सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग मल्टीपल अकाउंट्स बना लेते हैं कि जब तक वो स्कैनर में नहीं आ रहा तब तक ऐसे ही इंटरेस्ट अर्न करते हैं। पीपीएफ का तो इंटरेस्ट टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, तो इसलिए वो उस इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे थे। तो इससे अब ये होगा कि लोग अपने बच्चों का अकाउंट सोच समझ के खोलेंगे या नहीं खोलेंगे और एडल्ट्स अपना एक सिंगल अकाउंट मेंटेन करेंगे। वो जो उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बना लिए हैं बाय इंटेंशन या अनइंटेंशनली, उन अकाउंट्स का कंसोलिडेशन हो जाएगा और सरकार को भी ये जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट देने का बर्डन है उन अकाउंट्स में, वो भी उनका प्रेशर या बर्डन कम हो जाएगा। ये एक नेशनल लेवल का बेनिफिट मुझे दिख रहा है इस चेंज से। ओके, सो एक स्ट्रीमलाइन कर किया जा रहा है पूरे प्रोसेस को। मल्टीपल अकाउंट्स पर भी हमने देखा कि सरकार ने एक क्लैरिटी दिया है कि मल्टीपल अकाउंट पहले तो खोलना अलाउड नहीं था, लेकिन लोग शायद जाने में अनजाने में मल्टीपल अकाउंट्स खोल रहे थे। तो जिनके मल्टीपल अकाउंट हैं
अब उन्हें क्या करना होगा? क्योंकि उन्हें अब अपने प्राइमरी अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर करना होगा, फिर एक एडिशनल पैसा होगा जो शायद उनके कुछ सेकेंडरी अकाउंट्स में होगा, उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, वो तो बैंक उन्हें वापस कर देगी। जी, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसोलिडेशन हो जाएगा। और अगर सेकेंडरी अकाउंट पे अम, किसी भी अकाउंट में कंसोलिडेटेड सिस्टम में उनका 1,50,000 से ज्यादा का डिपॉजिट है, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो रिटर्न कर दिया जाएगा बगैर किसी इंटरेस्ट के। और जो प्राइमरी अकाउंट में बैलेंस होगा उस पे इंटरेस्ट अर्न होगा। जो उसमें डिपॉजिट होगा अंडर एटीसी उसमें इंटरेस्ट अर्न होगा। एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि देखिए एटीसी वाले एग्जेम्पशंस ओल्ड टैक्स रजीम में एप्लीकेबल है, न्यू टैक्स रजीम में एप्लीकेबल नहीं है। तो न्यू टैक्स रजीम के अंतर्गत अगर आप टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो आप अगर पीपीएफ में डिपॉजिट भी कर रहे हैं, 1,50,000 भी डिपॉजिट कर रहे हैं, उसकी आपको कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बस हाँ, वो ये है कि एक सिक्योर फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट होगा जो टैक्स फ्री हो एक्यूमुलेशन होगा आपके पीपीएफ अकाउंट में, और जो 1,50,000 से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं होगा इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो जो मल्टीपल अकाउंट और माइनर अकाउंट पर मैं एक और आपसे चीज़ समझना चाहूँगी। कई बार एक इंडिविजुअल अपने नाम से एक अकाउंट रखते हैं और वो अपनी वाइफ के लिए भी एक अकाउंट खोल लेते हैं, फिर अपने बच्चे के लिए भी उन्होंने एक अकाउंट खोला होगा, तो क्या ये भी मल्टीपल अकाउंट की तरह गिने जाएंगे कि मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो केवल 1.5 लाख पर ही ब्याज पा सकता है पीपीएफ का, और 1.5 लाख ही वो इनकम टैक्स के तहत अगर ओल्ड रिजीम में है तो छूट लेंगे? सो दैट मीन्स क्या एक इंडिविजुअल अलाउड ही नहीं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए अब खोलने के लिए एक पीपीएफ अकाउंट? देखिए उसको उसको खोलने का पर्पस कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेगा उसको तो सिर्फ 150 की एग्जेम्पशन मिलेगी। अब राइट। वो 150 अपने वाइफ के अकाउंट में डिपॉजिट मुझे नहीं लगता वो कर सकता है, या अपने बच्चे के अकाउंट में डिपॉजिट करने का तो अब कोई बेनिफिट ही नहीं रहा आफ्टर दिस चेंज। वाइफ के अकाउंट में अगर वाइफ ही डिपॉजिट करें तो उनके लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो एक सेपरेट पैन नंबर है। इंडिविजुअल अपने अकाउंट में डिपॉजिट करे वो एक सेपरेट पैन नंबर है, वहां पे वो कंप्लायंट है, वहां पे वो डिपॉजिट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए एनआरआईज को लेकर क्या चेंजेस हुए हैं? उनको भी अब अकाउंट क्लोज करने होंगे? जो एनआरआईज का पीपीएफ अभी ऑनगोइंग है, क्योंकि कहा गया है कि 30 सितंबर के बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 1 अक्टूबर से न्यू रूल्स जो हैं वो लग जाएंगे। दैट इज करेक्ट। 30 सितंबर तक उनको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 अक्टूबर से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मैं वही देख रहा था। और उसके बाद उनके पीपीएफ में कोई एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं अर्न होगा। तो उनको मोस्ट लाइकली प्रीमेच्योर क्लोजर करना होगा और वो पैसा निकालना होगा। ये स्कीम्स जो हैं ये रेजिडेंट इंडियंस के लिए हैं, जो यहाँ पे रहते हैं उनको ये सरकार का सपोर्ट है। जो ऑलरेडी बाहर रहते हैं, जिनको पैसे की जरूरत बाहर है, और वो इन यहाँ पे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, तो सरकार ने ये रूल इसलिए बदले हैं कि ये रेजिडेंट इंडियंस के लिए एक पावरफुल सपोर्ट है। उन्हीं के लिए बना रहे हैं जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो अगर अकाउंट बंद करना चाहें अकॉर्डिंग टू पीपीएफ रूल्स तो बंद कर ले, लेकिन उन पे कोई इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर। अमित, मैं आखिरी सवाल आपसे पीपीएफ पर ये पूछना चाहूंगी कि 1 अक्टूबर से नए नियम लागू हो रहे हैं, तो ये नए नियम अब नए अकाउंट से लागू होंगे या रेट्रोस्पेक्टिव में जो पुराने चले हुए आ रहे हैं अकाउंट उसमें होंगे? और मुझे अगर मैं पीपीएफ मल्टीपल अकाउंट होल्ड करती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? पैसे विड्रॉ कर लूँ? 1.5 लाख तक की ही मैं जमा कर पाऊंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगी? आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी? देखिए, जो भी चेंज है वो इफेक्टिव 1 अक्टूबर से है। इसमें से कहीं सर्कुलर में ये नहीं लिखा है कि ये चेंज अब तक जो एक्यूमुलेट हो गया है उस पे बैकडेट से लगेगा, ऐसा नहीं है। जो 30 सितंबर तक आपके जो भी बैलेंसेस हैं, जो उन्होंने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है वो इंटैक्ट है, वहां कोई चेंज नहीं है। लेकिन 1 अक्टूबर से आपको ये चेंज मिलेगा। आपको अगर आप एडल्ट हैं और आपने 2 अकाउंट्स खोले हुए हैं तो वो कंसोलिडेशन आपको करना है। आप अपना 1,50,000 प्राइमरी में डिपॉजिट करते रहिए, टैक्स फ्री 7.1% अर्न कीजिए। ठीक है, अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम के बंदे हैं, फर्स्ट ई चला जाएगा विच इज टैक्स एग्जेम्पशन अंडर एटीसी, लेकिन सेकंड ई और थर्ड ई, नो, टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इंटरेस्ट अर्न एंड टैक्स एग्जेम्पशन फॉर विड्रॉल, वो तो है ही।
एक अच्छा प्रोडक्ट है, 7.1% जो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स्ड इनकम में चलता रहेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छी मिलेगी 7.1%। पार्शियल विड्रॉल एक्सप्लोर कर सकते हैं, 6 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 50% ऑफ द बैलेंस एज ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, जो भी बैलेंस है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं, या आप प्रीमेच्योर अकाउंट क्लोज कर सकते हैं अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से ज्यादा है, और उसको आप अपॉर्चुनिटी में एक्सप्लोर करके अपना कंपैरिजन कर लें कि यहाँ पे अगर मैं 8% पोस्ट टैक्स कमा रहा हूँ और यहाँ पे 4% टैक्स एग्जेम, क्या बेटर है। अब तक जो कमा लिया वो ठीक है, आगे हमें कंपैरिजन करके ही डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑल राइट। तो अमित, थैंक यू सो मच हमें समझाने के लिए कि ये चेंजेस कैसे लागू होंगे। सो अगर आपके पास मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट हैं तो प्लीज़ कीप इन माइंड 1.5 लाख तक की सीलिंग है जिस पर आपको पीपीएफ का ज़्यादा ब्याज मिलेगा और उसके ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलेगा अगर आप एडल्ट हैं। अगर माइनर का अकाउंट है आपका, एडिशनल है, 1.5 लाख से ऊपर है, तो फिर उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलता रहेगा, और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो फिर उसे 15 साल तक उसे कंटिन्यू रखना है जिस पर उसे पीपीएफ का ब्याज मिलेगा। तो दो बातें हैं, एक तो 1.5 लाख की सीलिंग सरकार ने कर दी कि भाई हम इससे ज्यादा पीपीएफ पर ब्याज नहीं देंगे पर इंडिविजुअल, पर पैन। प्लस आपको दूसरी बात जो ख्याल रखनी है कि आप जो है आप क्या इस पैसे को विड्रॉ कर लें, पार्शियल विड्रॉल एक्सरसाइज करें या प्री मैच्योर विड्रॉल करके इसे कहीं और बेटर रिटर्न, लेकिन जहां भी निवेश करें कंपेयर ज़रूर कीजिएगा कहाँ आपको बेटर रिटर्न मिल रहा है। थैंक यू सो मच अमित, आज आपने वक्त निकाला। थैंक यू, बाय। को पावर्ड बाय टेक्नो।